नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं MKS स्टूडियो CG। आज हम फिर हाजिर हैं एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर जो आपको अंदर तक झकझोर कर देगी। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब कभी ना कभी टकराते रहते हैं, क्या हमारे ही अपने बड़े दुश्मन बन सकते हैं? अफसोस, जवाब है हाँ। आज की कहानी एक शिक्षिका की है, शिक्षिका बरखा वासनिक, जो अपने कर्तव्य और परिवार के बीच संतुलन बना रही थी। लेकिन किसे पता था इसके साथ अपने ही जिंदगी की डोर काटने की साजिश डालेंगे। इस सनसनीखेज की तह तक जाने के लिए हमारे साथ है बालोद के सीनियर जर्नलिस्ट संजय सोनी। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो CG। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ था जो पढ़ा लिखा इंजीनियर के साथ, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर जो है वो अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतारा। उसकी पूरी वारदात और पूरी कहानी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने इस घटना जो है वो 22 मार्च की है। हाँ, शाम 4:15 में जो दल्ली राजहरा से मोहला जाने वाला रोड है, इस रोड में दो महिलाएं जो है वो स्कूटी के साथ में गिरी हुई मिलती हैं। जो राहगीर जो है वो देखते हैं, इसके बाद फिर 108 एम्बुलेंस को फोन करते हैं, पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं। पुलिस प्रशासन और 108 और तमाम राहगीरों की मदद से उन दोनों महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया जाता है। दोनों महिलाओं में समझ नहीं पाया। दोनों एक जो है वो बरखा वासनिक जो शिक्षिका है, जो ड्राइविंग कर रही थी स्कूटी की, जी। और जो दूसरी है उनके सहयोगी हैं जिनका नाम है मथुरा। दोनों रोड में गिरी रहती हैं, दोनों खून से लथपथ रहती हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य बरखा की मौत हो जाती रहती है। मामला आगे बढ़ता है। पुलिस प्रशासन पहले जो पूरे मामले को एक एक्सीडेंटल के रूप में समझते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि प्रतिदिन बरखा जो है वो शेरपाल के स्कूल में लेक्चरर थी, इंग्लिश की लेक्चरर थी। शेरपाल मोहला मानपुर क्षेत्र में पड़ता है। मोहला मानपुर मतलब बताया जा रहा है कि नया जिला बना, मतलब दल्ली राजहरा एरिया, जो दल्ली राजहरा से जाते हैं, पास पड़ता है दल्ली राजहरा से। तो स्कूल खत्म कर वो लौट रही थी। लगभग समय क्या रहा होगा? 4:15 घटना का समय बताया जा रहा है। हाँ। 4 बजे से पहले छुट्टी हुई होगी। हाँ। इन लोग निकले होंगे और रास्ते में सुनसान जगह देखकर ये घटना को अंजाम दिया गया। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ घटना कैसा हुआ। बताइए। ये रास्ते में गिरे हुए थे, अस्पताल पहुंचे। इसके बाद में डॉक्टरों ने बरखा को मृत घोषित कर दिया। शिक्षिका को एक्सीडेंट हुआ है करके परिजन को फिर इन्फॉर्मेशन दिया गया, परिजनों को सूचना दी गई। तो बरखा के परिजन देर शाम तक पहुंचे अस्पताल। दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है जो पुलिस प्रशासन की, वो फिर हाल तक जो है वो एक्सीडेंटल के रूप में चलता रहा। लेकिन एक नया ट्विस्ट कहां पर आता है? बरखा की बहन आपत्ति करती है कि बरखा की बहन का नाम है प्रियंका। प्रियंका आपत्ति करती है कि ये जो घटना जिसे बताया जा रहा है, ये घटना नहीं, ये एक्चुअली जो है हत्या है। अब उसके बाद में पुलिस प्रशासन को तो यही लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो हत्या जैसा लग रहा है, तो हत्या के रूप में ही जांच चलती है। लेकिन बरखा अभी भी संतुष्ट नहीं होती है। माफ कीजिएगा, बरखा कह रहा हूँ। बरखा की जो बहन है प्रियंका, उन्हें इस जांच से आपत्ति होती है, इस पूरे मामले से आपत्ति होती है जब इसे हादसे का रूप दिया जाता है। उनका स्पष्ट ये कहना रहता है कि उनके और उनके पति का विवाद पिछले कई वर्षों चलता रहा है मनीष। और इसी के चलते उसके पति ने कई बार उसके साथ मारपीट की, हत्या जैसे वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिससे उसकी बहन को आशंका था कि ये दुर्घटना नहीं हो सकता, हत्या की गई होगी। इसके बाद भी जो जांच था वो चल ही रहा था, अभी भी दुर्घटना के रूप में ही देखा जा रहा था। लेकिन उनकी बहन जब दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग जी के पास पहुंचती हैं। रामगोपाल गर्ग जी बहुत ही संवेदनशील पुलिस अफसर है छत्तीसगढ़ के। ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनका नाम जो है काफी ऊपर लेवल पे लिया जाता है। बेहतरीन अफसर, उनकी चाहे जांच हो चाहे उनकी कार्रवाई हो, बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। तो उन्होंने निर्देश दिया कि ये जो मामला है इसे हादसे से हटकर हत्या के रूप में जांच किया जाए। सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। इतना मतलब रास्ता जो बोल रहे हो आप, 4 बजे मैडम जो है वहां से स्कूल से निकले हैं,
तो इतना सुनसान रहा होगा सर रास्ता सर कि किसी को पता नहीं चला। और उसके बाद आप बता रहे थे, आपके अखबार में भी पढ़ा था मैं और आपका खबर और देखा था मैं, उसमें गाड़ी में एक्सीडेंट होने के बाद उसको राड से मारा गया, ऐसे करके बता। राड से मारा गया है, बिल्कुल सही। तो इतना सुनसान था सर जगह, जो इतना सुनसान था। ये जो उसका पति है ये इतना सातिर है कि आगे आपको जो मैं चीजें बताऊंगा आप सुनकर चौंक जाएंगे। मास्टरमाइंड कहते हैं ना, हाँ। ये मास्टरमाइंड कातिल है। इसने हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए 150 ऐसे सीरीज देख रखे थे, 150 ऐसे क्राइम की स्टोरी देख रखी थी, जिससे ये हत्या करने के बाद पूरी तरह सुरक्षित बच जाए। मतलब इसका कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे? ऐसा कुछ ट्रेनिंग यूट्यूब से देखते थे वो। अरे बाप रे, यूट्यूब से देखते थे कि किस तरीके से हत्या करने के बाद बचा जा सकता है, सबूत मिटाया जा सकता है, पुलिस प्रशासन आखिर कौन कौन से चीजों से आरोपी को पकड़ती है, उन तक कैसे पहुंचती है। ये तमाम चीजें जो है वो लगातार पिछले 4 वर्षों से देख रहे थे। और सर मैं एक सवाल और पूछूंगा आपको। सर ऐसा है कि पोस्टमार्टम जो होते हैं उसमें कई मामला जो है सामने आ जाते हैं, और आप बता रहे हो कि राड से मारे करके, तो राड से मारे हो पोस्टमार्टम से वैसे कोई जानकारी नहीं मिलता सर, कोई पता नहीं चलता? इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो घटना स्थल पर जो उनको पीएम रिपोर्ट जब आया होगा, हाँ। तो उस पर यही लग रहा था कि किसी गंभीर चोट से मौत हुई है करके, लेकिन गंभीर चोट किस चीज की है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं जो घटना है इसको मैं पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपका जो सवाल है इसको बताइएगा। हादसे के बाद जब उनकी बहन जो है वो आईजी तक पहुंचती है, जांच दूसरे तरीके से शुरू होता है। लेकिन ये अपराधी इतना सातिर है, इतना सातिर था, इतना सातिर है, ये हर वो पैंतरा अपनाया था जिससे कि ये बचा जा सके। हर पैंतरा ये इतना सातिर रहा है कि हर वो नुक्सा अपना चुका है जिससे इसे पुलिस ट्रेस ही ना कर पाए। अरे बाप। तो इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी बहन जो है, जब उन्हें जांच के ऊपर संदेह था तब वो उनकी बहन प्रियंका और उनका भाई शुभम, ये दोनों जांच के लिए पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? उनके स्कूल शेरपाल स्कूल पहुंचते हैं। वहां बच्चों से बात करते हैं, सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करते हैं कि कौन से गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। तो जो टाइमिंग था, जो घटना का टाइमिंग था, उस घटना टाइमिंग में जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो वो ये देखती हैं कि कौन कौन सा गाड़ी सामने से गुजरा है। सामने से तो पता चलता है एक बोलेरो दिख रहा है, बिना नंबर की बोलेरो दिख रहा है। मतलब बोलेरो में नंबर भी नहीं था। अरे वाह। तो वो जो है ना, पहले उनको डाउट होता है कि हाँ हो सकता है ये नंबर से हुआ हो। तो जब बच्चों को वहां पर जाते हैं स्कूल के और जो गांव वालों को पूछते हैं क्या इस नंबर की गाड़ी गांव में देखा गया था, तो बच्चे बताते हैं कि ये जो वाहन दिखा रहे हैं आप बोलेरो, इसमें 2 लोग थे, और जो 2 लोग थे वो पूछ रहे थे कि बरखा मैडम की स्कूल का छुट्टी कितना समय होता है, छुट्टी कितना। यहाँ से उनकी जो बहन है और जो परिजन है, इनकी आशंका गहरा जाती है कि उनकी बहन के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनकी बहन का हत्या हुआ है। उनके बाद उनकी बहन जो प्रियंका जो है वो बच्चों को ये बरखा के पति की फोटो दिखाते हैं। बरखा के पति की जो कार में जो व्यक्ति आपको पति के फोटो को किसको दिखाते हैं? बच्चों को दिखाते हैं कि क्या यही व्यक्ति आकर पूछ रहा था आपको बरखा मैडम का छुट्टी कितना समय होता है। बच्चे बताते हैं यही व्यक्ति था जो कार में आया हुआ था। इनके साथ में एक और व्यक्ति था, 2 लोग आए हुए थे जो पूछ रहे थे कि जिस दिन पूछे उसी दिन घटना के दिन का ही बात है। घटना के दिन पूरी रेकी की गई है। घटना के दिन मैडम कितना समय आती है, मैडम कितना समय जाती है, पूरा पूर्ण रूप से रेकी किया गया है। इसके बाद पूरा प्लानिंग के तहत हत्या की गई है ना, वो आगे बताऊंगा प्लानिंग किस तरह से किए थे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जांच कहाँ शुरू हुई, जांच कहां से शुरू हुई? तो जांच वहीं से शुरू हुई। उनकी बहन जो बच्चे लोग थे, वो बच्चे लोग बताते हैं कि ये जो व्यक्ति जो आप फोटो दिखा रहे हैं यही आकर पूछ रहे थे कि बरखा मैडम का छुट्टी कितना समय होता है। यहाँ से जांच गहरा गई। इसके बाद में वो गाड़ी और वो तमाम चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन के पास पहुंचती है उनकी बहन प्रियंका और उनके भाई और परिजन कि बच्चे बता रहे हैं, बच्चों का बयान लिया जाए और आरोपी से पूछताछ की जाए। आरोपी से पूछताछ होती है, आरोपी से पूछताछ होती है, लेकिन फिर भी पकड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि आरोपी कहता है कि मेरे आप कॉल रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, आप मेरे कॉल लोकेशन चेक करवा लीजिए कि मैं कहाँ था।
जब पुलिस कॉल लोकेशन चेक करती तो पता चलता है कि आरोपी का जो कॉल लोकेशन है वो दुर्ग भिलाई दिखा रहा है, क्योंकि वहां वो इंजीनियर के पद पर पोस्टेड रहा है। वो विभाग का एक बहुत बड़ा इंजीनियर रहा है, वहाँ पोस्टिंग रहा है। मतलब उनके पति इंजीनियर भी थे, इंजीनियर ही रहे हैं, है ना। एक बिजली विभाग में लोगों को नौकरी लगने के लिए कितनी पापड़ बेलना पड़ता होगा, तो है। और वो इंजीनियर रहने के बाद में एक अपनी शिक्षिका को मरवा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ। तो इस प्रकार का रहा है। तो अब आप घटना को समझ चुके हैं। हाँ, समझ गया सर। अब घटना की प्लानिंग कैसे हुई ये बताने जा रहा हूँ। बताइए सर। घटना की प्लानिंग कैसे किया आरोपी ने। घटना की प्लानिंग पहले उन्होंने कई क्राइम स्टोरी देखी, कई वो चीजें देखी जिससे जांच से बचा जा सके। तो सबसे पहले वो जब पिछले 4 साल से उनका तलाक के लिए जो मामला न्यायालय में चल रहा है कि इसका बरखा और उसके पति शिषपाल का। अच्छा, शिषपाल जो है भिलाई का रहने वाला है, बरखा दुर्ग की रहने वाली मायके है उनका। तलाक का मामला जो लगातार 4 साल से प्रोसेस में है, 4 साल से प्रोसेस में न्यायालय में है। कि तलाक हो गया था? नहीं हुआ था, तलाक नहीं हुआ था। तलाक का जो मामला है वो न्यायालय में लगा हुआ था, आगे प्रोसीजर में रहा होगा। न्यायालय का मामला है तो काफी लंबा तक चलते रहता है, कई वर्षों तक। हाँ। न्यायालय को भी ऐसा लगता होगा कि मामला सुलझ जाए, पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे, तो ऐसा रहता है। तो ये जो मामला न्यायालय में लगा हुआ था, इसी बीच इन दोनों का विवाद जो था वो काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। तो जो आरोपी वो 4 साल से प्लानिंग करता है कि बरखा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। कई सीरीज देखते हैं, कई योजनाएं बनाते हैं। तो आरोपी जो था शिषपाल मनीष, हाँ सर, उसको एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो इस हत्या को अंजाम दे और पूरा जो मामला है वो एक हादसे की तरह दिखाई दे, एक्सीडेंट का रूप दिखाई दे। तो वो क्या करता है कि कुछ अपने दोस्त हो गए या फिर ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है जिसको पैसे की जरूरत हो और जो इस घटना को आसानी से कर दे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम कयामुद्दीन, वहीं भिलाई का ही रहने वाला है। इससे मुलाकात हुई थी उसकी गैरेज में काम करते हुए। कयामुद्दीन 24 वर्ष का लड़का है जिसको पैसे की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी, और पैसे की चाहत में पहले लोग शराब पीने बैठते थे, फिर उसके बाद कहते थे कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, परेशान हो गया हूँ, उसको रास्ते से हटाना है। तो पहले कयामुद्दीन को भी लगता था कि भाई शराब पीने के बाद सामने वाला बोल रहा है। लेकिन जब कयामुद्दीन को बोलना चालू किया वो कि उसका हत्या करना है भाई, और तुमको जितना सहयोग चाहिए उतना मैं दूंगा। सहयोग मतलब जितना पैसा चाहिए, हाँ, ये सुपारी किलिंग में पहुंच रहा है सामने वाला। सामने वाला को राजी कर रहा है कि आपको पैसा देंगे हम। सामने वाला लालच में आ जाता है क्योंकि उसके पास पैसा तो रहता ही नहीं है। सामने वाला लालच में आता है, फिर डील होती है 60,000 रुपए में। 60,000 रुपए में डील भी हो जाती है। 60,000 रुपए में एक शिक्षिका का जीवन कितना में लेना है ये तय किया जाता है 60,000 रुपए में। 60,000 रुपए की सुपारी दी जाती है सामने वाले को, और ये कहा जाता है कि आगे और भविष्य में इस घटना को अंजाम देने के बाद में आगे और आपको जैसा भी पड़ेगा सहयोग करेंगे। कयामुद्दीन और शिषपाल, हाँ सर, जो बरखा का पति है, दोनों आते हैं 22 मार्च को, और यहाँ पर आने के बाद में बालोद होते हुए पहुंचते हैं शेरपाल। और उसके बाद में शेरपाल जो गांव है कहाँ पास है सर? ये मोहला एरिया में पड़ता है। ये मतलब मानपुर जो रोड है उस रोड में दल्ली राजा से पास, मतलब ये मेन रोड में ही पड़ते हैं। हाँ, मेन रोड मुख्य मार्ग। जो मैडम जो शिक्षिका जो है पढ़ा रहे थे वो माध्यमिक शाला हाई स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल के इंग्लिश की लेक्चरर रही हैं। हाँ। तो ये जो मैं कहा था प्लानिंग के बाद में है, पहले रेकी करते हैं इन लोग। तो रेकी करने के बाद पहले इन लोग ये देखते हैं कि सुनसान जगह कहाँ पर है जहां पर से इनको टक्कर मारकर एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। लेकिन कयामुद्दीन कहता है कि एक्सीडेंट करने के बाद में अगर गाड़ी को ही ज्यादा डैमेज हो गया, गाड़ी कहीं फंस गई तो हम भाग नहीं पाए। तो ये कहता है कि इस तरीके से किनारे से ले जाना कि उनको टक्कर तो लगे और वो गिर जाए। हाँ। बाकी जो रहेगा गाड़ी आप तत्काल रोकिएगा, उसके बाद फिर हम उसको मार कर, जो आप रात के बाद मारे भी हैं जो सवाल कर, इसका जवाब यही है। उसको ये कहा गया था कि उसके किनारे से ऐसा गाड़ी निकालना कि हल्का सा टच हो और हम सुरक्षित रुकें गाड़ी। वो हल्के से उसके पास से ले जाता है, दोनों गिरते हैं। फिर ये देखता है आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा है, पीछे का गाड़ी से राड निकालता है और बरखा के सिर पर वार करता है। बरखा के सिर पर वार करने से
बरखा का जो रक्त है काफी ज्यादा प्रवाह हो जाता है, काफी ज्यादा जमीन पर गिर जाता है, उसकी तत्काल मौत हो जाती है। वही पास मौत हो जाता है कि वहीं पर मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो लीगल रूप से जांच करने के बाद बता देता है कि इसकी मौत हो गई है। अब आप ये समझिए कि इसकी प्लानिंग बचने के लिए क्या किया सातिर आरोपी ने, बचने के लिए। तो बचने के लिए जो है वो पुलिस जो है वो जब इन सब चीजों की जांच करती है तो सबसे पहले फोन लोकेशन ट्रेस करती है कि भाई सामने वाला जो आरोपी ये कहाँ रहा होगा। तो ये इतना सातिर है कि अपने मोबाइल को चालू कर अपना जो प्यून है, अपने जो बिजली विभाग का प्यून है और एक जो उसका ड्राइवर है शासकीय, दोनों को अपने 2 अलग अलग मोबाइल देके रखा था। बकायदा एक सूची बनवा रखा था जिसमें नाम था, नंबर था और ये लिखा गया था किस स्थान से जाकर किसको फोन करना है और फोन करने के बाद क्या बोलना है। मतलब सोचिए आप कि उनको ऐसा एक सूची में ये तैयार कर, दोनों को सूची तैयार करके दी गई थी कि और नंबर तैयार करके दी गई थी कि भाई आपको जाना है इस नंबर पर और इस नंबर पे फोन लगाना और सिर्फ इतना ही बात करना है, हाय हेलो बोलना है, हाल चाल पूछना है, फोन काटना है। इसलिए क्योंकि उनका जो नंबर है वो भिलाई दुर्ग के आसपास का ही दिखाई दे, दिल्ली राजरा क्या एरिया का ना दिखाई दे। और यही चीज ड्राइवर के साथ भी हुआ। ड्राइवर को बिना नंबर का पहले तो गाड़ी मंगवा लिया और उसका मोबाइल भी वो वहीं छोड़वा कर आया था, मतलब उसके घर में। मोबाइल लेकर नहीं आना, मोबाइल क्योंकि मोबाइल लोकेशन डंप से पता चल जाता है कि इस गाड़ी से हादसा हुई है, ये मोबाइल नंबर एक्टिव रहा है। तो वो जो आरोपी शिषपाल, बरखा का पति, उसका पूरा नंबर जो है वो दुर्ग भिलाई का देता था। इसीलिए पुलिस को कंफ्यूज करता रहा वो कि मैं तो यहाँ जब पुलिस उनसे बयान लेती थी, पूछताछ करती तो वो कहता था कि मेरे स्टाफ लोगों से पूछ लो, मेरे जो दोस्त आ रहे हैं जिनसे मैं उस दिन बात किया उनसे पूछ लो, आप मेरा कॉल डिटेल्स निकाल लो, लोकेशन निकाल लो। नहीं पकड़ा गया मनीष, नहीं पकड़ा गया। हाँ। लेकिन पकड़ाया कहाँ, सवाल तो ये उठेगा ना कि भाई। सर मैं छोटा सा एक सवाल बीच में काट के पूछ रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं इंजीनियर का चेहरा देखा हूँ, जो आरोपी इंजीनियर है, वासनिक उनके पति थे, उसका चेहरा देख के नहीं लगता है सर कि वो मतलब आरोपी होंगे। इसके पीछे और किसी का हाथ होगा आइडिया बताने में कि ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे करके। किसी के चेहरा देखकर आप जज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो है सर, वो तो है। वो उसके पीछे कितना वो क्रिमिनल रहा होगा या क्रिमिनल बनने पर क्यों मजबूर होगा, कई तरह की चीजें होती हैं। तो मैं था आरोपी पकड़ा कैसे गया, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि वो तो पुलिस को गुमराह करता रहा। अभी तक वो बचा हुआ रहा ना, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ा था कि जी पुलिस उस तक पहुंच पाए। मनीष पहुंच पाए। पुलिस पहुंचती कैसे है? पुलिस जब इनको जांच में लाती है, जांच जब शुरू होता है नए एंगल से, जब आईजी राम गोपाल गर्ग जी उनको आदेश करते हैं कि जांच किया जाए करके, जब जांच के एंगल से जांच किया जाए करके, तो जब जांच शुरू होती है तो उनका जब मोबाइल को लिया जाता है और बयानों को लिया जाता है कि किन से बात हुई है, तो बयान के आधार पर पता करते हैं कि ज्यादा देर उस दिन बात हुई नहीं है, सिर्फ उतनी ही बात हुई है, हाय हेलो से ज्यादा ऊपर कुछ बात हुआ नहीं है। इसके अलावा जब उनका मोबाइल का यूट्यूब हिस्ट्री खंगाला जाता है, क्रोम देखा जाता है कि सामने वाला अपने मोबाइल से सर्च क्या करता है, तो फिर पकड़ा जाता है। उसने उन तमाम चीजों को सर्च कर रखा था मोबाइल पर, जिससे इस अपराध को कारित करने के बाद वो बचा जा सके। इस घटना को, इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो बचा जा सके। वो तमाम आइडियाज जो हैं वो मोबाइल से लिया हुआ था, यूट्यूब से लिया हुआ था, वो क्राइम की उन स्टोरियों से लिया हुआ था, जिससे उसे कहीं ना कहीं सीख मिल रही थी, या फिर आरोपी जो बचने का जो चीजें हैं जो उसमें दिखाया जा रहा था उससे प्लानिंग कर रहा था। और इन सर्च हिस्ट्री के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। फिर उसके आधार पर वो जो ड्राइवर था वो ड्राइवर पकड़ा गया, जिनके पास मोबाइल छोड़े थे उन मोबाइल वालों से जब बात हुई और जिनसे बात हुई थी उन तमाम चीजें, तब जब पुलिस पहुंची और वो जब बयान हुए तो सच सामने आ गया। तो सर मैं पूछ रहा था, यूट्यूब में एक ही वीडियो थोड़ी ना देखे होंगे सर, सैकड़ों वीडियो देखी गई, सैकड़ों वीडियो देखे गए, सैकड़ों वीडियो देखी गई। प्लानिंग जो पिछले कई वर्षों से वीडियो देख रहा था ये। हाँ, वही मैं सोच रहा था सर, मतलब कई वर्षों से देख रहे, पिछले कई वर्षों से ये वीडियो। लेकिन सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आया, कोई जगह भी एक्सीडेंट होते हैं या कुछ मामला होते हैं, मामला भले एक्सीडेंट का है लेकिन सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, लेकिन इस मामले में क्यों शांत बैठे थे शासन प्रशासन? ये चीज मेरे बिल्कुल समझ नहीं। सीसीटीवी खंगाली गई है मनीष, उस टाइम सीसीटीवी भी खंगाली गई है। पुलिस की मैं जांच पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि कहीं भी हादसा होता है
कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उसे आप मर्डर के एंगल से पहले जांच नहीं होती। हाँ। पहले लोग यही देखा जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं सड़क हादसा हुआ होगा। मतलब मैं समझ गया सर, आप बोलना ये चाह रहे हो कि पुलिस को भी यही लगा कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है, उनको थोड़ा सा भी डाउट हो जाता। हाँ। तो बिल्कुल अगर जो आरोपी शिषपाल पति, हाँ, बरखा का पति, हाँ, उसका लोकेशन अगर दिल्ली, राजरा, बालोद या फिर आसपास कहीं दिखाई दे देता, हाँ, तो वो जो पुलिस है वो उसी एंगल पर जांच शुरू कर दी। लेकिन अब किसी का कोई अपनी बहन खोई है, कोई अपनी बेटी खोई है, तो उनका परिवार का आरोप जायज है कि भाई सामने मर्डर किया होगा करके, लेकिन मर्डर प्रूफ कैसे होगा? जांच के आधार पर होगा। जांच के आधार तो जांच चलती रही, लेकिन ये बरखा की बहन और बरखा के भाई, बरखा की बहन प्रियंका, बरखा के भाई शुभम और उनके परिवार वालों की जिद थी ये कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर है। इस मामले पर उन्होंने काम किया है। कहां से गाड़ी आई होगी, कौन कौन इसमें शामिल रहे होंगे। जब तक इस मामले पर मैंने बरखा की बहन से बात किया, बरखा के भाई से बात किया, कई रात सोए नहीं इन लोग। इनके दिमाग में यही चलता रहा कि हादसा नहीं है, ये हत्या है, और इस हत्या के बाद में इन्होंने पूरे मामले को अंजाम दिया होगा। तो ये पूरा था मामला। मतलब इन दोनों के बीच में पहले से खटर पटर को जो था उनके, हाँ। मतलब उन लोगों को पता था। पूरा मामला क्लियर रहा है, पूरा मामला क्लियर रहा है। हाँ। तो आप देख रहे थे MKS स्टूडियो CG और ये है हमारे बालोद के जर्नलिस्ट संजय सोनी जी, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक बने रहे हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो CG पर। घटना के दिन 22 मार्च को आपके साथ में क्या हुआ? 22 मार्च को मेरे साथ, हम लोग का 4 बजे छुट्टी होती है, तो हम लोग निकले तो मैं गेट बंद की और बरखा मैडम बॉटल में पानी भरी। फिर हम लोग अपनी स्कूटी से निकले, फिर आगे हितकसा मोड़ के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ हम लोग सफेद बोलेरो को ही ओवरटेक किए हैं, और मैं जैसे पलट के देखी, फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गई। और वो घटना हुआ 4 साढ़े 4 के बीच में हुआ है, और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया है बालोद हॉस्पिटल। 22 मार्च 2025 को राजहरा क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी और एक महिला वो घायल हुई थी। जो मृतक थी उनका नाम था बरखा वासनिक, और जो घायल थी उनका नाम था मथुरा। पहले तो प्रथम दृष्टिया जो बातें सामने आई उसमें ये लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का मामला है, रोड एक्सीडेंट का। उसी हिसाब से फिर पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया था रोड एक्सीडेंट के अंतर्गत। फिर विवेचना जब जारी थी तो कुछ हमारे पास एविडेंसेस आए, और परिवार वालों ने भी ये बताया कि उन्होंने शक जाहिर किया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। उन्होंने फिर जो पति है शिषपाल वासनिक, उसका भी नाम लिया था कि इस घटना के पीछे शिषपाल वासनिक का काम हो सकता है ये। फिर हमने विवेचना जारी रखी और उसमें साइबर एनालिसिस और CCTV के माध्यम से हमको जो क्लू सामने आया उसमें ये पता चला कि शिषपाल वासनिक का एक परिचित व्यक्ति है कयामुद्दीन, वो घटना के दिन, घटना के समय उस जगह पे उपस्थित था। फिर हमने कयामुद्दीन को पूछताछ करने के लिए बुलाया, फिर उसने पूछताछ करने के लिए स्वीकार किया कि उस घटना के दिन वो और शिषपाल वासनिक दोनों ने घटना कारित की है। हत्या करने की नीयत से उसने अपनी जो बोलेरो वाहन थे उसको स्कूटी पे जाके उससे ठोकर मारी, जिससे कि महिला बरखा वासनिक वो नीचे गिर गई और उसको बहुत सारी इंजरीज आए थे, जिसकी वजह से स्पॉट डेथ ही बरखा वासनिक का हो गया था, और जो मथुरा थी वो वहाँ पे घायल हो गई थी। तो शिषपाल, जो कयामुद्दीन के बयान पे हमने शिषपाल को जब इंट्रोगेशन किया तो उसने भी स्वीकार किया कि उसी ने कयामुद्दीन के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को कारित किया है। दोनों ने पहले ही प्लान बनाया था। इसमें शिषपाल वासनिक ने लगभग 60,000 रुपये कयामुद्दीन को दिए थे, और वो भिलाई से ही प्लान बनाकर स्पॉट पे पहुंचे थे। उन्होंने पहले रेकी की और स्कूल पे जाकर भी कुछ बच्चों से पूछताछ किया, जिससे कि उनको पता चला कि जो महिला है, मृतिका है, वो लगभग 4 बजे के आसपास छुट्टी के पश्चात जब बाहर निकलती है तो एक सुनसान इलाके पे जाती है। उन्होंने उस सुनसान इलाके में जाकर उस महिला का वेट किया और देखा कि जब कोई भी गाड़ियां नहीं आ रही थी उस समय, उस टाइम पे बोलेरो को लेकर उन्होंने अपनी जो स्कूटी थी उसको जाकर ठोकर मारा, जिससे कि एक महिला की मृत्यु हुई थी और एक महिला घायल हुई थी। तो इस प्रकार से दोनों ने ये सुनियोजित ढंग से इस हत्या की घटना को अंजाम देने का प्लान किया था और फिर हत्या कारित की थी। एक बात और सामने आई कि एक्सीडेंट के पश्चात, मतलब जब ठोकर मारने के पश्चात शिषपाल वासनिक ने जो बोलेरो है उसमें एक रॉड रखी हुई थी, उसको भी लाकर बरखा वासनिक को उसने 3-4 वार किए थे उससे,
और वहीं पर रॉड को फेंक भी दिया था। हत्या के पीछे जो मुख्य वजह सामने आ रही है वो दोनों के बीच में, शिषपाल वासनिक और बरखा वासनिक के बीच में जो अंतरकला थी, क्योंकि शिषपाल वासनिक एक शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा नशे में रहता था, जिससे कि बरखा वासनिक के साथ उसके घरेलू झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से बरखा वासनिक भी अपने मायके में रहती थी, शिषपाल वासनिक के साथ नहीं रहती थी और मायके से ही रहकर वो हर दिन अपने स्कूल शेरपार में आया करती थी। सर यूट्यूब वगैरह भी देखकर हमने शिषपाल वासनिक के जो फ़ोन है उसको सर्च किया, उसमें यूट्यूब हिस्ट्री भी देखी, तो उसमें ये पता चला कि ये पहले से ही इस हत्या की घटना को प्लान कर रहा था। उसने मुख्यतः क्राइम स्टोरीज बहुत सारे सर्च किए थे और ये भी सर्च किया था कि किस प्रकार से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा करे। तो इसीलिए फिर उसने यूट्यूब हिस्ट्री और प्लान जो बनाया था उसमें अपना फ़ोन, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन अपना फ़ोन उसने अपने निवास भिलाई के आसपास ही रख दिया था और वहाँ पे कुछ लोगों को उसने बोला था कि कुछ नंबर दिए थे जिस पे तुम लोग कॉल करते रहना, जिसकी वजह से शिषपाल वासनिक का प्रेजेंस घटना स्थल है वहाँ पे नहीं मिला था हमको। लेकिन जब पूरी स्टोरी सामने आई और हमने बाकी लोगों को भी पूछताछ किया तो बाकी लोगों ने भी स्वीकार किया कि उसने अपना फ़ोन घर पे छोड़ा था और घर पे छोड़ने के पश्चात उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अलग अलग नंबर को फ़ोन करने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों आरोपियों को हमने जेल भेजा है और विवेचना जारी है।